वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के जो है 30 प्रश्न का इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ग्रुप डी के लिए यहाँ पर जो है डेली आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पर आपको बताना 1 नंबर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भाली जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो बताइए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भाली जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसको जो है किया जाता है नियामक के रूप में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नियामक करने का मतलब है कि यहाँ मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट जाएगा कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यानी D2O का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसको हम टाइटेनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि छड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रयोग किया जाता है छड़ को, इसको क्यों किया जाता है। तो इसको न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। और वही अगर हम बात करें कि D2O यानी भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसको किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है, यानी कि नियामक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है D2O का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 24 होता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कम्युनिटी में जब पोस्ट किए थे तो इसमें बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि इसमें सी ऑप्शन मारे थे वोल्ट मीटर, जो कि ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर लगभग 78% लोग इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन दिए थे सी को, जो कि गलत है। इसमें पूछा जा रहा था कि उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया जाता है इसमें थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए कि बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इसको अगर बुक में देखे होंगे तो बुक में इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर डी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। लेकिन बुक में जो दिया हुआ इसका दिया है गुरुत्वीय बल दिया, जबकि गुरुत्वीय बल से कोई इसमें मतलब नहीं रहता है बॉल पेन के सिद्धांत पर। तो बॉल पेन जो कि सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको बुक में जो मिलेगा ये गुरुत्वीय बल मिलेगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता है, वो किस रोग से ग्रस्त है। तो 10 मीटर से वो दूर अगर नहीं देख पा रहा, कोई व्यक्ति अगर नजदीक की वस्तुओं को देख पा रहा है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसको निकट दृष्टि दोष है। और कोई व्यक्ति अगर दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है परंतु नजदीक की अगर वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब उसको दूरदृष्टि दोष है। तो यहाँ पर आपको और एक चीज याद रखना कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 10 मीटर से दूर नहीं देख पाता, तो 10 मीटर से दूर अगर नहीं देख पाता तो इसका मतलब है कि नजदीक के वस्तुओं को वो देख पा रहा होगा। तो जब नजदीक के वस्तुओं को वो देख पा रहा है तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके निवारण हेतु जो प्रयोग किया जाता है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। और वही दूर दृष्टि के लिए अगर हम बात करें तो उसमें कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी कि ग्रुप डी में जो आपका पूछा जाएगा लगभग इसमें अगर 25 नंबर का पूछा जाता है तो 20 नंबर का ऐसा प्रश्न होता है जिसको कि आप खुद से अटेम्प्ट कर लो। अगर रेगुलरिटी का मेंटेन करते हैं तो इसको जो है आराम से आप इस प्रश्न को इसमें जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना इसको जो है बेसिक से पढ़े आप कर सकते हैं अगर रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं, बराबर पढ़ते हैं तो। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो इसके लिए कूलम हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है। तो दूध को जो हम मथते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि दूध को अगर मथते हैं तो इसमें अगर मान लेते हैं कि किसी भी इसमें मान लेते हैं कि कोई चीज़ को इसमें अगर घुराते हैं हम, तो इसको यानी कि मथते हैं तो इसमें एक आता है डंटी आता है घुराने वाले, इसको अगर इसमें घुराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स जो लगता है ये बाहर की ओर लगता है, क्योंकि दूध क्या होता है कि सभी दिशाओं में इधर विस्तृत होता है। ठीक है, इधर चारों दिशाओं में फैलता है, तो बाहर की ओर जो बल लगता है, तो कहीं भी अगर बाहर की ओर बल लगता है तो उसको हम अपकेंद्र बल कहते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि दूध को मथने के लिए क्रीम जो अलग हो जाते हैं, हो जाने के कारण क्या है, तो अपकेंद्र बल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। और आपको याद रखना है कि अपकेंद्रीय बल जो होता है हम उसी को कहते हैं जिसमें कि बाहर की ओर बल लगता है। केंद्रीय बल के अलावा अगर यहाँ पर लिखा रहेगा जड़त्वीय बल लिखा रहेगा या छदम बल भी लिखा रहेगा, यहाँ जो लिखा हुआ है अपकेंद्र बल, इसके अलावा यहाँ पर लिखा रहेगा आपका जड़त्वीय बल लिखा रहेगा या छदम बल भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब एक ही होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मैंने किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सीधा यहाँ पर सिंपली याद रखना है कि जब भी किसी वस्तु को, जैसे कि मान लेते हैं कि आयरन है, तो आयरन में क्या होता है कि उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर है उसमें क्या करते हैं तो उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो वहीं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो इसमें नाइक्रोम का किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा याद रखना है कि टंगस्टन का प्रयोग क्या किया जाता है, इसको विद्युत बल में किया जाता है। विद्युत बल में आर्गन और नियॉन जैसे और
ओकीरी गैस को भरा जाता है। ओकीरी गैस को इसलिए भरा जाता है ताकि उसके फिलामेंट से जो होते हैं वो अभिक्रिया ना कर सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि विद्युत स्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत बल्ब में जो किया जाता है इसमें किया जाता है आपका टंगस्टन का किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा रहा है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो बताइए कि डेसिबल शब्द जो होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो डेसिबल की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्वनि से संबंधित होती है। तो ध्वनि प्रदूषण को हम किससे नापते हैं, तो इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखने की मनुष्य जो सामान्य मनुष्य की जो ध्वनि की जो आवृत्ति सीमा होनी चाहिए ये कितना होना चाहिए, तो ये 35 से लेकर के 45 डेसिबल होना चाहिए। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना, ये पूछा जाता है मनुष्य के बारे में कि मनुष्य के लिए सामान्य ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए, तो 35 से लेकर के 45 डेसिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में बताना कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो बताइए कि शुष्क बर्फ जो होता है ये किसका ठोस रूप है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको शुष्क बर्फ के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में बताना है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो क्विक सिल्वर जो होता है इसको पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पारा जो है इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको किस में दिया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारा को आप पारद भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और पारा की अगर हम बात करें तो पारा का जो लेटिन नाम होता है इसका होता है हाइपर जीरियम जो होता है इसका लेटिन नाम होता है हाइपरजीरियम। पारा का लेटिन नाम होता है और हाइपरजीरियम का मतलब होता है जलीय, यानी कि जलीय सिल्वर, इसका मतलब होता है जलीय सिल्वर, इसलिए इसका लेटिन नाम से इसको कर दिया है क्विक सिल्वर कर दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तो थर्मामीटर में Hg का प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को थर्मामीटर लगाया जाता है तो इसमें पारा का स्तर ऊपर या नीचे गिरता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। इसके अलावा याद रखेंगे कि पारा का जो परमाणु संख्या होता है ये 80 होता है। पारा का जो प्रयोग किया जाता है इसको सिंदूर बनाने में किया जाता है, यानी भखरा सिंदूर में किया जाता है, और भखरा सिंदूर का सूत्र होता है आपका HgS होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो बताइए कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना कि फ्रीऑन जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन का रासायनिक नाम, तो CFC हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि फ्रीऑन में जो प्रयोग किया जाता है अगर यहाँ पर प्रशीतक नहीं रहेगा, यानी कि फ्रीऑन में जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि फ्रीऑन यानी यहाँ पर प्रशीतक में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है कि इसमें अगर यहाँ पर प्रशीतक की जगह पर अगर इसे पूछा जाता है आपसे कि प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अमोनिया का किया जाता है। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, तो इसे प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पके हुए टमाटर का रंग लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो बताइए कि पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये लाइकोपीन के कारण से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि पत्ती का जो रंग लाल होता है, पत्तियों का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका होता है केरोटीन के कारण से। और अगर हम बात करें गाजर का रंग जो होता है ये लाल होता है किसके कारण से, तो ये केरोटीन के कारण से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर पूछा है कि मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो बताइए कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि ये कब किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा, तो ये 1628 में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताएं डेंगू के बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो बताइए कि डेंगू के जब काटने से मानव शरीर की, यानी कि मानव जब ग्रसित हो जाता है तो उसमें जो है किस प्रकार की कमी पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किस प्रकार की कमी पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि MRI निम्नलिखित में से क्या है। तो बताइए कि MRI जो है निम्नलिखित में से क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको यहाँ पर बताऊँ। तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो MRI जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो इसको जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि सूक्ष्म बीमारी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कम से कम भी किसी व्यक्ति में अगर बीमारी रहेगा तो ये पता लगाएगा किसके द्वारा, तो MRI के द्वारा लगाया, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान
ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है रुधिर वर्ग का पता लगाया गया था। तो बताइए रुधिर वर्ग का पता किसके द्वारा लगाया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये लगाया गया था लेंट स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि ये कब लगाया गया था, तो ये 1900 ईस्वी में लगाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसको जो है लेंट स्टीनर जो इसको इसके क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये किसके कारण से, तो आरबीसी के कारण से जो है ब्लड ग्रुप अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है। तो मनुष्य के लिए सबसे अधिक अगर हानिकारक विकिरण की अगर हम बात करें तो ये पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि इससे त्वचा कैंसर हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि CFC के कारण से ओजोन परत फट से जाते हैं, जिसके कारण से पराबैंगनी किरण नीचे त्वचा पर पड़ते हैं, जिसके कारण त्वचा कैंसर होते हैं। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरण कौन से हो जाएगा आपका, तो पराबैंगनी किरण। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितना रक्त होता है। तो बताइए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितना रक्त पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ 10 से 15 लीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपको 15 से 20 लीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ 20 से 25 लीटर। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें 5 से 6 लीटर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि मनुष्य शरीर का जो ब्लड का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, 7.4 होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपको याद रखना है कि 7 से अगर पीएच मान यहाँ पर अगर 7 है तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, आपका क्षारीय हो जाता है। और 7 से अगर नीचे आता है तो ये अम्लीय हो जाता है। जब 7.4 है तो आपको पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है इसमें भी इसका पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.4 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बताइए 20 नंबर में पूछा जा रहा है टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो टोकोफेरोल की अगर हम बात करें तो विटामिन ए की नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कारण से क्या होता है, नपुंसकता होती है, जिसको ट्रांसपेरेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा याद रखना कि विटामिन ए की अगर हम बात करें ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका रेटिनॉल हो जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना कि रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है। और विटामिन अगर हम बात करें विटामिन डी का क्या होता है, तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी के रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन ए के कारण से क्या होता है, तो विटामिन ए के कारण से आपका जो है रतौंधी नामक बीमारी होता है। और विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये गाजर में पाया जाता है। इतने फैक्ट आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 21 नंबर में यहाँ पर आपको बताएं वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो बताइए कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसको किस नाम से हम जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर हम बात करें इसको क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सभी जो वायुमंडलीय जो घटनाएं होती है ये कहाँ पर होती है, तो ये सारे क्षोभ मंडल में होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें वायुयान जो उड़ती है यानी कि प्लेन वगैरह जो भी उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। आयन मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें रेडियो तरंग को भेजा जाता है। तो इतने फैक्ट को याद रखना। ऑप्शन डी बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि वायुमंडल की सारी घटनाएं इसी में संपन्न होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना अतिचालक वो पदार्थ है जिसका डैश शून्य होता है। तो अतिचालक करने का मतलब है कि उसमें प्रतिरोध आपका नहीं होगा। उसमें अगर आप करंट को फ्लो करते हैं तो वो जितना आप करंट को फ्लो करते हैं उसमें लगभग सभी करंट जो वो सुगमता से पहुंच जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बुझा अतिचालक वो पदार्थ है जिसका डैश शून्य होता है, तो इसका प्रतिरोध शून्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा याद रखना कि एक होता है अतिचालक, एक होता है अर्धचालक। तो अतिचालक में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ताप देते हैं तो अतिचालक में अगर ताप देते हैं तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और वोल्टेज का जो धारा का मान है वो क्या होगा, नष्ट होगा। और यही बात करें अर्धचालक का, तो अर्धचालक में क्या होता है कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा कि प्रतिरोध और क्या होगा, कम हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है। तो अतिचालक में अगर फिर से समझते हैं, अतिचालक में अगर ताप बढ़ाते हैं तो इसमें धारा का मान कम हो जाएगा, लेकिन अर्धचालक रहेगा तो उसमें धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अतिचालक वो पदार्थ है जिसका डैश शून्य होता है, तो इसका प्रतिरोध शून्य होता है, यानी कि रेसिस्टेंस इसका जो होता है ये शून्य होता है। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या, अगर ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो इसका होता है आपका ओम। वही अगर हम बात करें यानी प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ओम। अब प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है प्रिज्म से होकर प्रकाश का रंग कौन से रंग, प्रिज्म से होकर
प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बताइए सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? तो ये बैगनी का होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि बैगनी का जो अपवर्तनांक होता है ये सबसे अधिक होता है, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, लेकिन विचलन जो है ये सबसे यहाँ पर बैगनी का जो अपवर्तनांक होगा ये सबसे अधिक होगा और विचलन भी इसका जो होगा ये सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि ये जो बैगनी रंग का जो विचलन जो यानी कि सभी रंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये आपका जो है ये क्या है एक प्रिज्म है और इससे जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, मान लेते हैं सूर्य जब प्रकाश होता है उसमें अभी अभी 7 रंग पाए जाते हैं, विभजीय पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अभी अभी 7 रंगों को इसमें गुजारते हैं तो ये अलग अलग क्या होता है कि अलग अलग रंग में विभक्त हो जाते हैं। जब अलग अलग रंग में विभक्त हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग एंगल बनते हैं, अलग अलग कोण बनते हैं। तो इस कोण का जो प्रतिपादित किया था ये किसके द्वारा ऐसा खोज किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1666 में किया गया था कि अलग अलग रंग जब विभक्त होते तो इसके लिए अलग अलग एंगल बनता है। इसको किसने बताया था? न्यूटन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि। तो बताइए कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, ये क्यों होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरण होते हैं हमारे दृष्टि पटल को जला देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित, और आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि ये जो सूर्य ग्रहण जो होता है ये पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण। तो कब होता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तीनों एक ही रेखा में हो जाते हैं, तब क्या होता है कि सूर्य ग्रहण रखता है। तो इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो विद्युत की सर्वोत्तम चालक की अगर बात करें तो ये आपका चांदी हो जाएगा, चांदी के बाद आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर तांबा हो जाएगा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम हो जाएगा, उसके बाद आपका लोहा आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो बताइए कि सौर प्रणाली की खोज ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि हजामत का शीशा कौन सा होता है? तो हजामती दर्पण में किस लेंस का किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें जो किया जाता है आपका अपतल दर्पण का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अपतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा एवं वास्तविक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि अपतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये पूछा जाता है कि किस दर्पण के द्वारा उत्तल वास्तविक और जो है आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाया जा सकता है? तो ये अपतल दर्पण के द्वारा बनाया और कब बनाया जा सकता है? जब इसमें मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, तो इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं कि कोई दर्पण अगर यहाँ पर आपका एफ होता है और यहाँ पर आपका सी होता है, तो कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर आप रखते हैं फोकस और ये पोल जो है इसके बीच रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आता है तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है और वस्तु को जो यहाँ पर आप रखते हैं तो यहाँ से इसको ये यहाँ पर चला जाता है, तो ये जो है पीछे जाकर के मिलता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि भाप अंगार गैस मिश्रण। तो बताइए भाप अंगार गैस जो होते हैं ये किसका किसका मिश्रण होता है ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए किसका मिश्रण होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, यानी कि CO+H का ये क्या होता है कि मिश्रण होता है, जिसको हम अंगार गैस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 29 नंबर में पूछा 29 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो बताइए कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज को किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है वायु मिश्रण से हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि सीडेराइट किसका अयस्क है? बताइए कि सीडेराइट किसका। तो अगर हम बात करें तो ये जो है सीडेराइट जो होता है ना ये लोहा का अयस्क होता है। तो लोहा सबसे पहले देखिए कहाँ पर, तो ये आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है कि लोहा का जो अयस्क होता है ये इसका अयस्क की अगर हम बात करें तो ये आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट जो होते हैं ये क्या होते हैं कि आयरन का अयस्क होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे, 30 प्रश्न को डिस्कस। अगर आप ग्रुप डी का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं साइंस का, और साइंस का अगर आप 25 में से लगभग अगर 23 को अटेम्प्ट करना, 25 में 25 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लगभग इसमें 2 से 3 आपको नॉमेरिकल पूछा जाएगा, बाकी सारे जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर पलटे हुए, तो काफी नॉर्मल रहता है। इसलिए आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना है और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ताकि आपको जो है रिजल्ट आपका जो है ये हो सके। तो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट। और ग्रुप डी के लिए अगर आप तैयारी करते हो तो मैथ, रीजनिंग और जो है साइंस पर आपको बेस्ट कमेंट करना चाहिए, क्योंकि साइंस से आपका जो 25 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ आपको जो ये 25 नंबर का पूछा जाएगा, और उसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस जो होता है ये आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पर ज्यादा कमांड करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ